तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2023 के जेई मेंस के मॉर्निंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को, और मैं क्वेश्चन 11 से 24 लेने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें दो प्लेन मिरर गिवन है, ठीक है, और उनके बीच का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जो कि गिवन है कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ए है। तो ए से जो है वो कितने पे रखा गया है, 2 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर तो गिवन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट इमेज फ्रॉम मिरर ए। तो मिरर ए में जो सेकंड जो क्लोजेस्ट इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस पूछा है मिरर से कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे एम ए एम बी बना सकते हैं, ये मिरर ए, ये मिरर बी है ना। तो पहला इमेज कितने पे बनेगा, 2 पे बनेगा, इसमें कितने पे बनेगा, 8 पे। फिर अपन मिरर के जो बीच का जो गैप है उसको ऐड करके क्रॉस जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एमबी में सेकंड इमेज बनेगा, मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है, 10 ऐड कर देंगे, 2 और 10 कितना हो जाएगा, 12, और ये 8 है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। इस तरह से अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई भी अपने से इमेज पूछेगा अपन उसका आंसर बता सकते हैं। तो हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि मिरर ए से जो दूसरी इमेज है वो कितनी होगी, तो वो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहो तो सिंपल रे डायग्राम से भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला जो है सेटअप जो है वो नहीं मालूम है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी रहता है। कई बार अपने को 5वीं 6ठी अगर इमेज पूछेगा तो अगर अपन इस वाले सेटअप से करेंगे तो जल्दी क्विकर अपन आंसर लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि एक बबल है जिसका वॉल्यूम इतना है और वो एक डेप्थ पर है पानी के अंदर। ठीक है, इज एट 40 मीटर डेप्थ। ठीक है, पानी के अंदर ही है, जाहिर सी बात है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन पानी मान के चलेंगे क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो वो मेंशन होगा। ठीक है, व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस फाइंड इट्स न्यू वॉल्यूम, और प्रोसेस को आपको आइसोथर्मल मानना है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एक वाटर सरफेस के बीनीथ कितना नीचे, 40 मीटर नीचे जो है वो एक बबल था जिसका वॉल्यूम अपने को गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जब ये बबल आपका सरफेस पे आएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए, यानी टेम्परेचर जो है अंदर गैस का सेम मानते हुए अपने को बताना है कि नया वॉल्यूम कितना होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन जानते हैं क्या कि P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे P2 जो है क्योंकि सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटमोस्फेरिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, रफली 10 की पावर 5 अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाला वॉल्यूम निकालना है, दैट विल बी V2। P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो GH है ना। तो P0 कितना होता है, 10 की पावर 5। रो का वैल्यू पानी के लिए 1000, G भी 10, और हाइट कितनी होगी 40। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू में 10 की पावर 5, और यहां पर वॉल्यूम जो है वो कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर आ गया अपना 10 की पावर 5 V2। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हुआ, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो है फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी डेंसिटी इन रोड। एक आपको रोड दी गई है, जाहिर सी बात है आपने उसको स्ट्रेच किया होगा, है ना, उसके अंदर स्ट्रेस आया होगा, स्ट्रेन आया होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेस गिवन नहीं है, यंग मॉडुलस गिवन है, तो स्ट्रेस को अपन रिप्लेस कर देंगे ना। तो यंग मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैं क्या लिख पाऊंगा, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। तो ये कितना बन जाएगा, हाफ, और स्ट्रेस हमारा कितना बन जाएगा, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से है तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हाफ यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू में 10 की पावर 10, और स्ट्रेन की वैल्यू 0.04% है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, 0.04 बाय 100, और उसका भी स्क्वायर है ना, तो 0.04 बाय 100। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आता हुआ नजर आ रहा है ना, यहाँ 7 से 2 से 2 कर जाएगा, 7 2 जा 14, 14 इंटू 4 56। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये आपसे सवाल पूछा गया, तो यहां पर अपन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, P स्क्वायर बाय 2m होता है। ठीक है, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी नोट मान लेता हूं। ठीक है, KE नोट मान लेता हूं। ठीक है,
ये इनिशियल मोमेंटम था हमारा, तो हमने मोमेंटम को 50% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि P प्लस P50/100। P तो पहले ही था और इतने से इंक्रीज कर दिया, तो दिस विल बी अवर P फाइनल। तो P फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? P प्लस P/2 यानी कि 3P/2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा अपना, इसका स्केयर कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 9P²/4। ठीक है, P², और यहां पे साथ में क्या आएगा 2m आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने P²/2m को काइनेटिक एनर्जी नोट बोला है, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 काइनेटिक एनर्जी नोट हो जाएगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। कितना हो जाएगा 9/4 काइनेटिक एनर्जी नोट। ठीक है, आप लोग जानते हो कि स्मॉल परसेंटेज चेंज में अपन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू में 100 से परसेंटेज चेंज निकालते हैं, रेदर देन कि वो एरर वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, वो स्मॉल परसेंटेज के लिए अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, दैट विल बी 9/4 माइनस 1 अपॉन में 1 इनटू में 100। काइनेटिक एनर्जी नोट जो है वो कट जाएगा, तो दैट विल बी 5/4 इनटू में 100 यानी कि 125%। मेरे ख्याल से बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, क्लास में भी वर्क बार एनर्जी जब स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही लेते हैं, तो डाटा भी इसका मोर और लेस याद ही था। तो 125% जो है वो यहां से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C1 एंड C2 एट स्टेडी स्टेट फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो अगर स्टेडी स्टेट हो रहा है तो मतलब जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर वो स्टेडी हो चुका है, वो कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट यहां से जाएगा, यहां पे नहीं फ्लो करेगा, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा। तो ये आपका करंट का पाथ हो जाएगा। ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अपने को बताना है वोल्टेज ड्रॉप C1 के क्रॉस और C2 के क्रॉस। तो C2 के क्रॉस पहले निकाल लेते हैं, ये हमारा C2 के क्रॉस कौन सा होगा, जो इसके क्रॉस है ना होने वाला है। यहां पे अपन देखेंगे जरा, तो इसको मैं बोल सकता हूं A, इसको मैं बोल सकता हूं लेट्स से B, इसको बोल देते हैं A B, और ये हमारा C, और ये हो गया D। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप C के क्रॉस, है ना, तो VC1 निकालना है। ठीक है, और रेशियो किसका लेना है, VC2 का लेना है। ठीक है, तो VC1 हमारा कितना हो जाएगा, अगर देखें तो VC1 क्या है, VBD, है ना, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, VBD। ठीक है, और VC2 कितना हो जाएगा, C2 के क्रॉस AC, है ना, तो क्या निकालना है, VAC निकालना है। तो ये हमें निकालना है। तो पहले करंट निकाल लेते हैं बच्चों। ये तो सिंपल सर्किट हो गया, इसमें 3 रेजिस्टेंस किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, 8, 2, 10 और 6, 14, 16, 8, 2, 10 और 6, 16। तो 4/16 करंट कितना आ गया, 4 की बैटरी, 16 का रेजिस्टेंस, तो 1/4 एम्पीयर का करंट आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है यहां से VBD, है ना, तो B से D पे जाएंगे अपन, तो VB चले तो VB। ठीक है, ये यहां से यहां अपन देख सकते हैं VB, और यहां से ड्रॉप कितने का हो जाएगा, 1/4 इनटू में 2 का, और यहां पे कितने का हो जाएगा 1/4 इनटू में 8 का, इज इक्वल टू VD। तो VBD का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, और यहां पे कितना हो जाएगा 2, है ना, तो 1/2 प्लस 2 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है VAC, तो VAC निकाल लेते हैं। VAC का ड्रॉप क्या होगा, है ना, यहां से अपन यहां चलेंगे तो VA, फिर यहां से गए तो कितना हुआ, माइनस में 1/4 का करंट इनटू में 6, फिर यहां से यहां गए माइनस में 1/4 का करंट इनटू में 2, इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, C पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा VAC कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में हाफ, दैट विल बी 2। तो ये हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 अपॉन में 2 यानी कि 5/4। तो सिंपल जो है वो क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और RC सर्किट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। बोला गया है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, डिटरमाइन पाथ टेकन बाय इट। तो पाथ का क्या नेचर रहने वाला है ये अपने को देखना है ना। तो ये तो अपना बिल्कुल ही जो है अपन हेलिकल पाथ करते हैं तो उसका अपन स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन जाने कि v और b अगर परपेंडिकुलर होती है तो मैं बता देता हूं, यहां पर अगर v और b के बीच का एंगल जो है वो 0 और 180 हो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आता है पाथ। ठीक है, अगर आपका एंगल जो है v और b के बीच का 90 हो जाएगा
तो सर्कुलर पाथ आएगा, और तीसरा अगर अदर देन 0, 180 एंड 90 है तो हेलिकल पाथ बनता है। ठीक है, ये वाले कंपोनेंट से ये आगे बढ़ता है एक्सिस के लॉन्ग, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से ये सर्कुलर मोशन में जाता है। जो बी होता है वो इस हेलिकल पाथ का एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसके आसपास की बातें मैंने बता दी है। तो बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पाथ कैसा हो जाएगा हमारा? हेलिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ द हीट इज सप्लाइड टू द गैस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो, है ना। तो अगर अपन गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, गैस को अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन वो वर्क करके एनर्जी लूज भी कर सकता है। आप इसको मैथमेटिकली भी जा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जा सकते हो। अगर आपने सपोज करो आपने 4 जूल की जो है वो इसको हीट दी है, ठीक है, बट इसने वर्क 6 जूल का कर दिया, तो ये 2 जूल का जो है वो इंटरनल एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप हीट ही दे रहे हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए। टेम्परेचर जो है वो गिर भी सकता है अगर वर्क डन आपका ज्यादा हो जाए। आप सिंपली इसको इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा यू का हमें साइन जानना है, तो डेल्टा यू हमारा तभी पॉजिटिव होगा जब डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू होगा। ठीक है, अगर लेस देन होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है टेम्परेचर बढ़े, वो तभी होगा जब वर्क डन का वैल्यू हमारा डेल्टा क्यू से कम होने वाला है। स्टेटमेंट 2, इफ वर्क इज डन बाय द गैस इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हाँ, अगर गैस वर्क कर रही है तो अपन एक्सपेंशन में बोलते हैं कि गैस जो है वर्क कर रही है, तो वॉल्यूम पक्का इंक्रीज ही हमारा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 हमारा जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सेमीकंडक्टर से, है ना। तो क्या हमसे गेट के बारे में पूछा गया है, कौन से गेट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। अपन जानते हैं जब नोर और नैंड गेट के अपन दोनों इनपुट्स को मिला देते हैं तो वो नॉट गेट बन जाता है। तो ए का आउटपुट कितना आएगा? ए बार। बी का आउटपुट कितना आएगा? बी बार। यहां पर क्या है? नैंड गेट है, तो पहले इन दोनों का क्या होगा? एंड। तो ए डॉट बी, ठीक है, और नैंड है तो पूरे का बार। ये अपन जानते हैं क्या होता है? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो लाइन को ब्रेक करेंगे और साइन को डॉट से ऐड चेंज करके प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस बी, यानी कि कौन सा गेट हो जाएगा? और गेट हो जाएगा। तो ये अपन बुलियन अलजेब्रा से अपन ने इसको कर दिया है। कई लोग इनपुट लेके भी करते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी बनेगा। इनपुट ले करोगे आप 0 0 चेक करोगे, 1 1 चेक करोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। तो कई बार अपने को ये आपको डिसाइड करना होता है। कई बार बुलियन अलजेब्रा इजी बनता है, कई बार बुलियन अलजेब्रा मुश्किल बनता है, बट यहाँ पर वो इजीली हो जा रहा था। तो ये एक अच्छा जो है वो इजी सवाल है बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एरर का है। उसमें आपको क्या कह रखा है? मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है सिलेंडर की, साथ में उनके जो परमिजिबल एरर है वो भी हमें दे रखा है, और पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो है वो इसकी डेंसिटी मेजर करने में कितनी होगी। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो डेंसिटी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा? परसेंटेज चेंज जो मास के अंदर आएगा प्लस 2 टाइम्स जो रेडियस के अंदर आएगा प्लस में जो हाइट के अंदर आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज मास में कितना आएगा? मास अपने को पहले वाला दे रखा है 0.01 बाय टोटल मास कितना है? 0.4। 100 में सारे में कॉमन मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, रेडियस में कितना होगा? 2 टाइम्स। यहां पर ये हमें एरर का दे रखा है ना, कहां पर हो गया रेडियस? ये 0.03। तो 0.03 बाय कितना? 6 इंटू में 100, और लास्ट में हमारा हाइट का आ गया। तो हाइट का कितना होगा बच्चों? 0.04। ठीक है, 0.04 अपॉन में 8, और पूरे के आगे अपन 100 लगा देंगे। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 1 अपॉन 0.4, दैट विल बी 5/2। यहां पर ये 100 3 to the 6, तो 1 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा? हाफ। तो 2.5 और आधा 3, 3 और 1 4, तो 4% जो है यहां पर अपना आंसर आएगा। ये 4% आंसर है। ठीक है, आंसर यहां पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो 4% आंसर आएगा, 7% नहीं। ठीक है, तो 4% आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो 20th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एक एटम है जिसका एटॉमिक मास इतना है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी इतनी दे रखी है उसकी, वो ब्रेक कर जाता है
दो एटम्स में जिनका एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दे रखी है। तो आपसे पूछा है क्यू वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो क्यू वैल्यू हमारी होती है यहां पर, अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में बात करें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 8.4 और टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 242। ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी होती है 121 के दो बने हैं। ठीक है, और दोनों की कितनी है 7.1 है। ठीक है, तो अपन 121, सॉरी डॉट लिख दिया यहां पर, तो 121 इंटू में 7.1 और ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए अपन यहाँ पर सेम कंसीडर करेंगे। साइन का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, सिर्फ इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ पर अपन इसका मोड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 242 अपना क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 242, और यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा 8.4 में से यहाँ पर अपन 7.1 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 1.3। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पर रिएक्टेंट लिख दिया, बाद में प्रोडक्ट लिख दिया। खैर हमें साइन का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने पहले रिएक्टेंट लिख दिया, बाद में प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 242 इनटू में 1.3, और आप अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 314.6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना क्यू वैल्यू के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, एक मास के फॉर्मेट में होता है, एक बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मेट में होता है, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होता है। तो आपको तीनों जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। अक्सर ये बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मेट से पूछता है, अक्सर बच्चों को जब मास वाला ही एक्सप्रेशन याद रहता है, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूछा है फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा दे रखा होगा, सॉलिड कंडक्टर है, वो सब इन्फॉर्मेशन अपने को जो है वो गिवन होंगी। तो अपने से क्या पूछा गया यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया। अपन ये मानते हुए कि सॉलिड कंडक्टर के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, सोल्व कर रहे हैं इसको। आई इज इक्वल टू क्या NEAVD। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे VD पूछा गया, तो VD का वैल्यू कितना हो जाएगा I अपॉन में NEA। तो I का वैल्यू आपका कितना है 2, N का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर 28, ऐसा यूनिट ही है मैं देख रहा हूं यहाँ पर। E का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और एरिया आपको मिलीमीटर में दे रखा है, तो 25/100 यानी कि 1/4, और 1 मिलीमीटर को अपन करेंगे स्क्वायर है, तो 10 की पावर -6 बन जाएगा। अब आपको सिंपली इसको सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व कर दो, चाहो तो मैं कर देता हूं आपके लिए। ये बन जाएगा 0.4। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, 0.4 कितना बनेगा 5/2। ठीक है, यानी कि 2.5, और ये 19 और 6 25, तो 10 की पावर 3 बचेगा, ऊपर जाकर के 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड जो है, फिजिक्स तो मेरे ख्याल से सबसे इजी आ रही है, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स में तीनों में अगर सबसे पूछे तो फिजिक्स जो सबसे इजी जो है पोर्शन रहता है जेईई मेंस के अंदर। आप आसानी से जो है 20-22 क्वेश्चन कर सकते हो 25 में से, वो भी ठीक। अगला आपने से पूछा गया एक एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट के अंदर जो इंडक्टेंस है वो इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, तो मैक्सिमम चार्ज जो है वो कैपेसिटर पर भी गिवन है। तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम करंट जो है वो कितना होने वाला है। तो अगर आप इसको एसएचएम के स्प्रिंग मास सिस्टम के एनालोगस बनाओगे तो आप पाओगे कि आपको L और C गिवन है, इसका मतलब ओमेगा गिवन है। ठीक है, और हम जानते हैं हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम करंट पूछा गया, तो मैक्सिमम करंट उसके एनालोगस वहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमम स्पीड बनेगा। और अपन जानते हैं V मैक्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों, V मैक्स का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू में A। यहां पर क्या होता है चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको आपको रिलेट करना है स्प्रिंग मास सिस्टम में। होपफुली आपने जो है इसका एनालोगस वर्जन जो है वो कर रखा होगा कि अपन कैसे रिलेट करते हैं। अब तो अपने डैम्ड ऑसिलेशन भी जो है वो सिलेबस के अंदर है। तो अगर आपका सिर्फ एलसी सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो आपका स्प्रिंग मास के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, उसमें अगर आप आर भी ऐड कर दोगे तो वो डैम्पिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसके अंदर अगर आप जो है वो बैटरी वगैरह इन्वॉल्व कर दोगे आप, तो वो अपना फोर्स्ड ऑसिलेशन के कोरस्पॉन्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन जो है हमें निकालना है करंट मैक्सिमम, तो मैंने इसको वी मैक्सिमम बोल दिया। वी मैक्सिमम कितना होगा ओमेगा इंटू में ए होगा। ओमेगा कितना होता है यहाँ पर 1/√LC। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर पोजीशन होता है, यहाँ पे वो चार्ज होता है। ठीक है, तो वहां पे पोजीशन का एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे चार्ज का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर -4 होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 1/√L, L कितना आ जाएगा 75 इंटू में 10 की पावर -3। C कितना है 30 इंटू 10 की पावर -6।
और ऊपर जो टर्म है वो कितनी है 2.7 इंटू 10 की पावर -4। 6 और 3 9, 8 निकाल देते हैं, एक जीरो यहां से कंज्यूम कर लेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। 75 इंटू में 3 225, अंडर रूट में बाहर कितना आएगा 15, तो कितना बन जाएगा ये 2.7 अपॉन में 15 यानी कि 9/2 और 15 तो 3 से सोल्व किया 5 3 तो कितना आ गया 0.3 जो है वो आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में शायद लोचा किया, अपन देख लेते हैं। तो 27 है ना, 2.7 बाय ये आ रहा है अपना, तो कितना हो जाएगा ये 27/10 इंटू में 15 है ना, तो 9 और यहाँ पे कितना आएगा ये 5, ठीक है। तो ये हाँ 3 पे काटा 9/50 तो ये हो जाएगा 18/100 यानी कि 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 23 अपने से पूछा गया है साउंड वेव से इन एन ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, फाइंड सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अपन जानते हैं ओपन हार्मोनिक में अपना ये जो है वो फंडामेंटल बनता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है इसमें NV/2L के कोरस्पॉन्डिंग होती है। तो अगर अपने से अगर सेकंड हार्मोनिक पूछा है यहाँ पर, तो इसमें तो सारे हार्मोनिक्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड अगर पूछेंगे, वैसे भी सेकंड हार्मोनिक बोला है, ओवरटोन में सोचने की जरूरत है, हार्मोनिक में तो सीधा आपको नंबर ही डालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में V इंटू में 2/L, तो 2 से 2 कट गया, V/L आ गया। V का वैल्यू कितना है यहाँ पे 360 और लेंथ का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, दिस विल बी 9, तो 900 जो है वो हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, और हॉर्न जो है ब्लो करती है 400 हर्ट्ज का। पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन लिसन द हॉर्न एट हाउ मच फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दो, जैसे आगे अगर सपोज करो कोई पहाड़ी वाड़ी होती है तो अपन रिफ्लेक्शन वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है, पर साथ में वो भी कंसीडर करते हैं और रिफ्लेक्शन वाला भी कंसीडर करते हैं। तो जनरली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोलता है कि रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि सीधा ही उसको साउंड जो है सुनाई दे रहा है, क्योंकि आगे पहाड़ी वगैरह है भी नहीं, कोई वॉल भी नहीं है जिससे रिफ्लेक्ट होकर के आए, प्लेटफॉर्म से तो रिफ्लेक्ट होकर आने से रही, ठीक है। तो इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई रिफ्लेक्शन वगैरह का अपन यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे और अपन बोलेंगे सीधा जो है ये बंदा जो है वो कितने की फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों निकाल सकते हो अगर एक ही ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन से निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, डायरेक्ट निकालोगे तो अलग आंसर आएगा। जो ऑप्शन आपका मैच करे वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन मैच कर दे तो फिर अपने थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो अपने को इतना श्योर नहीं है, बट बच्चों ने ये वाला लैंग्वेज बताया तो उसके अकॉर्डिंग में अपन सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पर तो अगर अपन देखेंगे तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगी जिससे वो जिस फ्रीक्वेंसी का वो साउंड एमिट हो रहा है, ठीक है। कैसे, चाहे तो अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नोट, यहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ एयर हो गई, ऊपर जो है ऑब्जर्वर आता है, ऑब्जर्वर जो है उसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो हमने यहाँ पे प्लस जो है वो 10 कर दिया, और नीचे जो है वो हमारा क्या आ रहा है सोर्स, है ना। तो सोर्स हमारा जो है वो अवे जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा तो उसके लिए नीचे कितना आएगा प्लस का 10 आएगा। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट की है वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो थोड़ा ट्रिकी सवाल जो मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है वो अक्सर इसको रिफ्लेक्शन से करेंगे या कुछ ना कुछ अलग जो है वो करने की कोशिश करेंगे, तो कि आंसर जो भी उसने एमिट किया वही उसको सुनाई देगा। अगर अपन रिफ्लेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, अगर रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे तो ऊपर प्लस, नीचे जो है माइनस का 10 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो आंसर कोई भी मैच नहीं करेगा, शायद 425 वगैरह आएगा। तो इसलिए अपन श्योर हो सकते हैं कि ये बिना रिफ्लेक्शन के इसने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। एक और चीज जो है, इतने ही हमारे जो है क्वेश्चन है, 24 ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक 10th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो हमारे HOD CS सर ने डिस्कस किया था, तो उसमें इन्होंने जो है वो वेलोसिटी जब किया है तो 3t मान करके ना, जे कैप वाला जो कंपोनेंट है वो 3t मान करके सोल्व किया, तो उसके अकॉर्डिंग में आंसर जो है 1.5 आ रहा था, बट वो असल में जो है वो 3t स्क्वायर था। तो अगर आप वो मान के करोगे, जो कि हमें अभी मालूम पड़ा कि 3t स्क्वायर था, तो उसके अकॉर्डिंग में आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हल्का सा करेक्शन है, क्योंकि मेमोरी बेस है तो कोई स्टूडेंट कोई कुछ एक्सप्रेशन बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उसके हिसाब से जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट वो सोल्व बिल्कुल एग्जैक्टली सही किया है। बस एक्सप्रेशन अगर आप 3t लोगे जे कैप वाला तो उसमें आंसर जो है वो 1.5 आएगा, और 3t स्क्वायर ले लोगे तो आंसर 3 आएगा, ठीक है।